Hello student, good morning. Again welcome in AVM online classes. My dear, कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपने किया था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो लास्ट हमने किया था दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा क्लासिफिकेशन में आपने कहा था कि इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप्स किए थे। 4 टाइप्स में देखिए, सबसे पहले आपने जो कल वीडियो लिया था उसमें पहले किया आयनिक सॉलिड, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में भी आपने डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने 2 टाइप लेने हैं। वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और 4th टाइप था दैट वाज मेटेलिक सॉलिड। बेटा ये 4 कैटेगरी दी थी। इन 4 कैटेगरी में आपने आज जो ये 3rd टाइप स्टार्ट करना था, जिसको आप बोलते थे कोवलेंट सॉलिड, जिसको बेटा नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने बात बताई थी, हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, वो थे बेटा नॉन मेटल्स। वो आपस में जुड़े हुए थे वाया कोवलेंट बॉन्ड। वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे। तो कैसे डिस्कस करेंगे कोवलेंट सॉलिड को, यानी कि 2 सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स एटम्स linked to each other by covalent bond throughout the crystal। तो बेटा अगर वो क्रिस्टल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे तो उसमें नेटवर्किंग हो जाएगी। उस नेटवर्किंग की वजह से आप इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, यानी कि ड्यू टू द networking of constituent atoms or particle, that is also called network solid। बेटा नेटवर्क सॉलिड में हमें पहली बात पता होनी चाहिए कि उसमें कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, यानी कि बेटा इस सॉलिड का आपसे पूछ बैठे, उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेटा देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा। वो आपके इंसुलेटर्स होंगे। बेटा इंसुलेटर इसलिए हैं कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। टू मूव करने के लिए फ्री ना होने की वजह से ऐसा होगा। हमें उसके एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए। मेन एग्जाम्पल है बेटा कार्बन। कार्बन में जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट एक ऐसी एग्जेप्शन होगी कि जो आपका कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी, बेटा ध्यान रखना, ग्रेफाइट एक ऐसा कोवलेंट सॉलिड है जो कंडक्टर है। मैंने कहा था ये इंसुलेटर है, परंतु ये कंडक्टर होगा। एक एक्सेप्शन ये है। इसका एग्जाम्पल बेटा आप डायमंड रख सकते हैं, इंसुलेटर है बिल्कुल। आप यहां से इसके एग्जाम्पल में सिलिका जो मिट्टी है उसको रख सकते हैं। आप यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड को ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं यहाँ पे ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड को। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड, यानी कि
ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दे बिलोंगिंग टू नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल एटम्स इंटरलिंक विद द एडजेसेंट एटम वाया कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म नेटवर्क, देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करें, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। वो इंसुलेटर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए। एग्जाम्पल में कार्बन लिया, चाहे ग्रेफाइट है चाहे डायमंड है, ये मैंने एक एक्सेप्शन बताई, एंड सिलिका बताया, और कार्बाइड में सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये लिए। फोर्थ कैटेगरी लेता हूं बेटा मैं मेटेलिक सॉलिड की। देखिए किसको बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड और क्या होते हैं मेटेलिक सॉलिड, हाउ दे आर फॉर्म्ड। बेटा ध्यान से देखिएगा, आपने वर्ड कहा मेटेलिक सॉलिड। बेटा मेटेलिक सॉलिड किन को बोलते हैं, जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे बेटा, मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेटल आयन में देखो बेटा, ये तो हुए मेटल आयन, दीज आर द मेटल आयंस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ये बनेंगे कैसे, हाउ दे आर फॉर्म्ड। बेटा बनते इसलिए कैसे हैं, जो मेटल होते होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज कर देगा तो जो ये मेटल आयन बचे हुए हैं इनको बोलते हैं बेटा कर्नेल्स। यानी कि कर्नेल्स का क्या मतलब हो गया, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन लीविंग बिहाइंड बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कर्नेल्स। तो बेटा कर्नेल्स क्या होते हैं, कर्नेल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड बाय लीविंग द या लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ऐसे होंगे, तो देखो कैसे यहाँ पे ये ऐसे बनते हैं बेटा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आएगा, ये तो मेटल आयंस हैं और इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ऐसे ये इनका तो नाम दिया हुआ है बेटा, इनको तो मैंने कहा कर्नेल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं दे आर नोन एज कर्नेल्स। इनको तो कहा कर्नेल्स, और ये हुए बेटा दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इनके बीच में जो यहाँ पे जो मेटल आयंस हैं, जो मेटल आयन हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड का लाया बेटा वो है मेटेलिक बॉन्ड। यानी कि जो डिफरेंट या सेम मेटल आयंस दे आर कंबाइंड बाय मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, क्योंकि जैसे मान लो बेटा आयरन है, वो आयरन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है भाई, आयरन का एक एटम है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा एटम भी पॉजिटिवली चार्ज है। आपने कहा पॉजिटिवली चार्ज नॉट न्यूट्रल। अगर पॉजिटिवली चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज कैसे बना, लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे फ्लो करेंगे जैसे समुद्र के अंदर, सी के अंदर वाटर फ्लो करता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा देखिए मैं इस मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताता हूँ, मेटेलिक सॉलिड के बारे में बताता हूँ। फिर से एक बार बताने से पहले समझा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मेटल आयन कैसे बनते हैं,
बाय लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज होते हैं बेटा? क्योंकि जो मेटल होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो वो अपने बेटा थोड़ा सा हीट करने से ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। अगर जो मेटल आयन लीविंग बिहाइंड बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज कर्नेल्स। इन कर्नेल्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मेटल आयन एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से बाइंड होते रहेंगे। तो बाइंडिंग फोर्स हुआ मेटेलिक बॉन्ड। यानी कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप कहेंगे इन मेटेलिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These are produced from the metal atom because metal atom have low ionization energy and can easily lose their valence electron, leaving behind the positive charge known as kernels. These electrons can easily flow throughout the metal like water in the sea, so they are also called sea of free electrons. फिर बात आई बेटा उनके बीच में फोर्स। आपने ये कहा द फोर्स दैट होल्ड दीज मेटल आयंस टूगेदर इन द क्रिस्टल कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो बेटा अगर वहां पे मेटेलिक बॉन्ड है, ये मेटेलिक बॉन्ड आपने कहा जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं तो इसका मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है कैसा होगा बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा। डेंसिटी उनका डेंसिटी हाई होगा। आपने कहा हाई डेंसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर। बेटा कंडक्टर जो होंगे वो इसलिए हैं क्योंकि आपने कहा इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऐसे घूमते हैं जैसे समुद्र के अंदर पानी बेटा फ्रीली फ्लोट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना बेटा मेटल है, मेटल की रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे आप देखते हैं कि घर में जो वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, आप कॉपर को प्रीफर करते हैं, एल्यूमिनियम को कम करते हैं, क्योंकि बेटा कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है। एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं आप लोहे से, लोहे को कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि लोहे का बेटा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। वो आपकी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वायर मेल्ट होके जल्दी टूटेगी। तो आपने ये कहा हुआ है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी हाई होगी एंड दे आर गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हम बात करते हैं कि हमने बार बार किया हुआ है एक वर्ड लैटिस, तो लैटिस के बारे में डिस्कस करते हैं एंड दैट विल बी योर न्यूमेरिकल पोर्शन। माय डियर, आज इसमें 2 इजी एक्सरसाइज आएंगी। अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप चुटकियों में यहीं पे हम ऐसे करेंगे, आप आराम से कर पाएंगे। जैसे पहले वर्ड बताया मैंने लैटिस, आपसे पूछे लैटिस किसको बोलते हैं। देखो बेटा, जैसे आपने ये जो बनाया हुआ है, क्या बनाया आपने, यहां से ये जो अरेंजमेंट कर रखी है, यहां से यहां तक की, जैसे ये आपने कोई भी क्यूबिक सॉलिड लिया हुआ है, इस क्यूबिक सॉलिड में
इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहे एटम हैं, चाहे आयंस हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनको 3 डायमेंशनली अरेंज कर देता हूं इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज नोन एज लैटिस और स्पेस लैटिस। बेटा लैटिस को अपने स्पेस लैटिस भी बोलते हैं बेटा, यानी कि स्पेस लैटिस का क्या मतलब हुआ बेटा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो ये आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया हुआ है, अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, उस अरेंजमेंट को क्या कहा बेटे, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज लैटिस और स्पेस लैटिस। सो सिंपल इट इज, जैसे ये आपने बताया बेटा। यहां पे सेकंड जो वर्ड आएगा वो आएगा यूनिट सेल। देखो बेटा, मान लो सपोज करिए मेरे पास ये कोई कवर है, मेरे पास ये पंखा है, मेरे पास यहां पे ये कमरा है। क्या ये बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है? यहां पे जैसे ये इसकी कोई भी शेप है, आप कहेंगे जी ये रेक्टेंगल है, कोई कहेगा नहीं सर क्यूबाइड है, उसके देखने का अंतर है, मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, कैसे अरेंजमेंट है। अगर उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है 3 डायमेंशनली अरेंज किया गया, उनको तो लैटिस या स्पेस लैटिस बोला। आगे बात आई बेटा यूनिट सेल। जैसे मान लो ये कमरा है, कमरा तो बेटा आपने अरेंज कर रखा, जैसे भी बेटा 2 डायमेंशन में कर रखा है, जो भी व्हाट एवर योर अरेंजमेंट। मैं ये नहीं कहता चाहे 2 डायमेंशन अरेंजमेंट है, किसी की 3D आप दिखाते हो 3D है, या वो 1 डायमेंशन में है, व्हाट एवर द अरेंजमेंट। बेटा किन से मिलके बना है? आप कहेंगे जी कमरा तो ईंटों से मिलके बना है, जो ये ब्रिक्स आई आपने ईंट कहा, दीज आर द यूनिट सेल। यानी कि रिपीटिंग पार्ट या रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी कि जैसे बेटा इस कमरे जो बना हुआ है, आपका घर बना हुआ है, वो ब्रिक से बना हुआ है। बाकी चीज आप ये मत कहना सर वहाँ पे तो हमने पेंट भी कर रखा है, हमने तो ये भी कर रखा है, वो तो बेटा सजावट की चीज़ें हैं। लेकिन जो एसेंशियल आइटम था वो ईंटें थी, ईंटों को आपने सीमेंट से बेटा जोड़ के रखा, ज्वाइंट किया ताकि वो ईंटें पड़े नहीं। तो यहाँ पे यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कहेंगे जी बार बार डब्बे बनाए जा रहे हैं, ये क्या है? तो बेटा यहाँ पे मैं कुछ तो दिखाऊंगा यार आपको कैसे बने हुए हैं। जैसे ये जो मैंने पूरा का पूरा लिया हुआ है, ये तो है बेटा लैटिस। देखिए इस लैटिस में यहाँ पे ऐसे किया मैंने, बात ध्यान से देखिएगा क्या किया हुआ है मैंने। यहाँ पे ये पोर्शन, एक मैंने पोर्शन ये लिया हुआ है, यानी कि ये इसका छोटे से छोटा पोर्शन लिया, यहाँ पे ऐसे करके, ये यहाँ से एक और पोर्शन लिया मैंने यूं करके, यहाँ पे दैट इज आल्सो ए अनदर पोर्शन। ये जो इसका बेटा रिपीटिंग है, यानी कि जो रिपीटिंग पोर्शन है उसको बोलते हैं बेटा यूनिट सेल। बात क्लियर हुई बेटा? देखिए मैंने पहले बताया स्पेस लैटिस, फिर मैंने बताया यूनिट सेल, फिर यहां से यूनिट सेल के मैं यहां पे टाइप्स करूंगा बेटा, टाइप्स। देखिए टाइप्स में पहला टाइप है सिंपल यूनिट सेल। ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, जिसको बेटा परमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं।
इसका नाम है प्रीमिटिव यूनिट सेल। बेटा सिंपल का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे सॉलिड बेटा जिन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहां पे प्रेजेंट हों? केवल बेटा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। कहां अरेंज किए बच्चे मैंने इनको? दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स। यानी कि permittive unit cell is that unit cell in which constituent particles are present at the corner of the crystalline solid। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया हुआ है केवल वहां पे एटम्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कोने पे रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेटा दैट इज सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल। तो बेटा यहां पे हमें आती है बात जेड। जेड बोले तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो बेटा आपने कह दिया कि सर जो हमारा सॉलिड है उस सॉलिड के कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? तो बेटा देखो टोटल कितने कोने बेटा? 8 कॉर्नर हैं। तो यहां पे 1/8, 8 इंटू में 1/8, यानी कि 1 एटम पर यूनिट सेल। बेटा एक यूनिट सेल में एक एटम आएगा। अगर हमने पर कॉर्नर एक रखा हुआ है, अगर बेटा देखो टोटल एटम हुए 8 और कोने कितने हैं बेटा? 8। तो एक कोने पे कितने एटम? एक ही तो हुआ। अगर मान लो 16 एटम होते तो 16 इंटू में 1/8, यानी कि 2 एटम पर यूनिट सेल। यानी कि अगर सिंपल यूनिट सेल होगी, सिंपल यूनिट सेल में बेटा जेड की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 1। तो दूसरी होगी बेटा सेकंड टाइप होगा। सेकंड टाइप के यूनिट सेल देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड टाइप जरा गौर फरमाइएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? देखिए एक तो मैंने ये कहा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरे को इसका नाम है बेटा, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। दैट इज आल्सो नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए डिस्कस करते हैं बेटा नॉन परमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? यानी कि यूनिट सेल इन विच एटम्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट एट अदर पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि ऐसी यूनिट सेल बेटा जिस यूनिट सेल में एटम केवल कोने पे ही ना प्रेजेंट हो, कोने के साथ साथ किसी दूसरी जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा इसके टाइप्स देखते हैं बच्चे। देखिए टाइप्स देखेंगे। पहला है, फर्स्ट टाइप है एफसीसी। एफसीसी बोले तो बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि एटम कहां पे प्रेजेंट हो? एटम्स
बेटा दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। बेटा फेस कितने हुए, देखिए एक बॉटम पे है तो एक टॉप में है, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है, एक फ्रंट में है तो एक बैक में है। तो देखिए आपने कहा जी कॉर्नर तो हो गए 8 और बेटा फेस कितने हुए 6। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बेटा z इस केस में ऐसे निकालेंगे, कॉर्नर पे एक कोने पे एक एटम है तो ये तो हुआ ऐसे। बेटा टोटल फेस कितने हैं, मान लो एक फेस पे एक एटम है, 6 फेस पे 6 एटम हुए एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/2। तो बेटा क्या यहां पे z का वैल्यू 4 हुआ, तो इसको बोलते हैं एफसीसी। दूसरा पार्ट है हम कहेंगे बीसीसी। बेटा बीसीसी बोले तो दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो मतलब क्या है, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। यानी कि जो एटम्स हैं बेटा हर एक कोने पे प्रेजेंट है और उसके साथ साथ बेटा जो आपका सेंटर है क्यूब का वहां पे भी प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बीसीसी। बेटा बीसीसी में जेड का वैल्यू क्या होगा, ये फेस हो गए बेटा 8 आपके कोने हो गए बेटा 1/8। बॉडी का सेंटर कितना होता है 1 बेटा, तो जेड का वैल्यू हुआ इन केस ऑफ बीसीसी 2। थर्ड हुआ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो बेटा एंड सेंटर्ड किसको बोलते हैं, एंड सेंटर्ड का मतलब है यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट एट एनी 2 अपोजिट फेसेस। यानी कि बेटा क्या हो, जो एटम्स हैं ये हैं आपने लिया, वो केवल बेटा कोने पे ही ना प्रेजेंट हो, कोने के साथ साथ बेटा 2 अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेस देखो बेटा यहां पे अपोजिट बोले अल्टरनेट बोले ये हुए। हाउ मेनी अल्टरनेट फेसेस आर देयर, अल्टरनेट ऐसे ही तो बनेंगे। मान लो बेटा ये टॉप है तो ये बॉटम है, जैसे सपोज करिए मेरे पास ये है, देखो मैंने एक एटम को यहां पे रख दिया इस बॉडी के यहां पे, आपने कहा इस फेस पे, अल्टरनेट कहां पे बनेगा, ये यहां से ही तो अल्टरनेट बना। ऐसे आप यहां पे रख देते, ये छोड़ के यहां पे बनता, ये छोड़ के यहां पे वापस आया। तो जो अल्टरनेट फेस हैं, हाउ मेनी अल्टरनेट फेसेस आर देयर, देयर आर 2 अल्टरनेट फेसेस। तो बेटा यहां पे जेड की वैल्यू क्या करेंगे 8 इंटू में 1/8 एंड 2 अल्टरनेट फेसेस आर देयर एंड देयर फेस का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 1/2। तो जेड का वैल्यू क्या हुआ बेटा इस केस में भी 2 रहा। मैं यहां पे डी करता हूं एज सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि बेटा एज सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं,
unit cell in which atoms are not only present at the corner but also present at the edge of the crystal। देखो बेटा z का वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 कोने हैं, 1/8, हाउ मैनी एजेस आर देयर, कितने एज होते हैं बेटा क्यूब के अंदर, 12 एज है, डिस्ट्रीब्यूशन 1/4। मैं आगे चल के एज भी दिखाऊंगा, तो यहां पे z का वैल्यू 4 रहा। तो बेटा आपने क्या करना है इस टॉपिक में, जैसे सिंपल में z का वैल्यू 1, एफसीसी में z का वैल्यू 4, बीसीसी में z का वैल्यू 2, एंड सेंटर में z का वैल्यू 2, एंड एज सेंटर में z का वैल्यू आपने निकाला 4। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताई आपने कि यूनिट सेल के ऐसे टाइप होंगे और हम ऐसे कैलकुलेट इसको करते हैं। तो इस पे बेस आपने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं केवल इजी न्यूमेरिकल होंगे। मैं जो कल वीडियो होगा उसमें आपसे डिस्कस करूंगा, आप अपनी किताब में देखना। अब मैं एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करूंगा जिसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब तो टाइप्स किया था आपने, कितने तरह की होती हैं। अब करूंगा दो बातों पे, एक तो उसका एक्सियल एंगल और बेटा एक एक्सियल लेंथ। देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ axial length and axial angle। बेटा ये 7 टाइप्स का होगा। 7 टाइप्स में आप इनको कैसे डालेंगे, देखिए कैसे याद करनी है। पहले ले लें सीरियल नंबर, फिर बेटा जो सिस्टम है वो आपने सिस्टम क्या बनाया है, यहाँ पे आप ले लेंगे एक्सियल लेंथ, यहाँ पे आप एक्सियल एंगल ले लेंगे। एक्सियल एंगल के बाद आप उसके यहां पे लिख लेंगे एग्जाम्पल। देखो बेटा 7 टाइप में कैसे होगा। सबसे पहले आपने लिया बेटा बिल्कुल इजी क्यूबिक सिस्टम पढ़ा हुआ है बेटा। क्यूब किसको बोलते हैं, देखो इस बेस पे कहा है राजा, मैंने आपको मैं बता भी देता हूं कैसे मैंने किसको बेस पे मैं इसको डिवाइड करने लगा हूं। क्या मैंने यहां पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इस क्राइटेरिया के बेस पे मैंने कहा हुआ है यहां पे जो ये सॉलिड है, इस सॉलिड में इनके बेस पे ये मान लो A है, ये साइड B है, ये साइड C है, एंड दिस इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, एंड अबाउट दिस इज गामा। ये तो है बेटा उनकी एक्सियल लेंथ, और ये हैं बेटा उनके एक्सियल एंगल्स। देखो इस बेस पे क्यूब में क्या होगा, क्या बेटा क्यूब में सभी साइड बराबर होती हैं। अगर सभी साइड बराबर होती हैं तो एंगल भी तो बेटा, इसका मतलब है ये सभी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे एग्जाम्पल लें NaCl है, KCl है, या आपने लिया
NaCl है, KCl है, डायमंड है और आपने एलम कहा। अगर सेकंड कैटेगरी लूं, सेकंड है बेटा जिसको आप बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। अगर टेट्राहाइड्रल का केस करूं तो टेट्राहाइड्रल में क्या होगा बेटे, ये तीनों साइड तो बराबर होंगी, परंतु मैं धीरे धीरे क्या करता जाऊंगा, चलो पहले इसके हिसाब से कर लेता हूं। इन तीनों साइड में ये साइड बराबर नहीं होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये 90 के बराबर होंगे। यहां पे एग्जाम्पल मैं लूंगा, जैसे आपने वाई 10 लिया, वाई 10 लिया, यहां पे SnO2 लिया। जो मैं थर्ड कैटेगरी लूंगा, यहां पे कहूंगा जिसको आप रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या करूंगा, इन साइड को, जैसे आपने कहा रोम्बिक सिस्टम, बेटा रोम्बिक में ऐसा होगा, ये जो तीनों साइड थी ये इक्वल नहीं होंगी, परंतु अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये 90 डिग्री के बराबर होगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप सिस्टम इज KNO3, K2SO4, यहां पे KNO3, K2SO4, ये एग्जाम्पल होंगे। तो यहां पे मैंने बेटा 3 लिया, तीनों साइड बराबर रखी, एक साइड कैंसिल की, दोनों साइड। अब धीरे धीरे मैं ऐसा लूंगा, एंगल को कैंसिल करता चला जाऊंगा। जैसे मैंने लिया फोर्थ मोनोक्लिनिक, अगर इस मोनोक्लिनिक के केस में करूं तो मैं यहां से ऐसे कहूंगा, ये साइड तो हमने कैंसिल ऑलरेडी कर दी थी। अब धीरे धीरे बेटा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा के बराबर नहीं करूंगा। तो आपने जैसे एग्जाम्पल दें, सोडियम सल्फेट डेकहाइड्रेट ले लें आप। यहां पे जैसे इसमें रोम्बिक सल्फर लेते हैं तो नीचे वाले में मोनोक्लिनिक सल्फर ले लें, यहां पे ये कैटेगरी रखें। फिर मोनोक्लिनिक के बाद आता है बेटा ट्राइक्लिनिक का केस। देखो ट्राइक्लिनिक में क्या करना होता है, आप यहां पे धीरे धीरे, जैसे ये एंगल तो कैंसिल कर दिया, साइड आपने ऐसे कैंसिल कर रखी थी। अब क्या करना है, अल्फा इक्वल नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, आपने इन सभी को कैंसिल कर दिया। इस ट्राइक्लिनिक के केस में, ट्राइक्लिनिक के केस में बेटा ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो बोरिक एसिड, एक पोटाशियम डाइक्रोमेट का। इसके 6 नंबर पे आप ट्राइक्लिनिक के बाद ट्राइगनल का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको आप, और भी कोई नाम है क्या, ट्राइगनल, दैट इज नॉन एज रोम्बोहाइड्रल। दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में क्या करते हैं बेटा, ऐसे धीरे धीरे ये सभी साइड बराबर कर दीजिए, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री के बराबर ना रखिए। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, बिस्मिथ है, आर्सेनिक है, इस एग्जाम्पल को ले लीजिए। सबसे लास्ट में है हेक्सागनल का केस। बेटा हेक्सागनल में क्या होगा, ये साइड बराबर होगी लेकिन सी बराबर नहीं होगी। जो एंगल है
अल्फा इक्वल टू बीटा वो 90 डिग्री का होगा, लेकिन बेटा गामा 120 डिग्री का होगा। एंड एग्जाम्पल इज, जैसे आपने कार्बन में ग्रेफाइट लिया, यहां पे आपने सिनाबार ओर को ले सकते हैं, आप Zn को ले सकते हैं, Zn को ले सकते हैं, कैडमियम को ले सकते हैं, कैडमियम सल्फाइड को। देखो बेटा 7 टाइप का यूनिट सेल लिया, सिंपल, जिसमें तीनों साइड बराबर थी, तीनों एंगल भी बराबर थे, वो एग्जाम्पल रखे। यहाँ पे फिर आपने टेट्राहाइड्रल लिया, टेट्राहाइड्रल में एक साइड कैंसिल की, एंगल बराबर थे। फिर आपने रोम्बिक लिया, तीनों साइड को अनइक्वल कर दिया, एंगल फिर भी बराबर थे। फिर आप मोनोक्लिनिक में गए, ये तो ऑलरेडी कैंसिल कर रखी थी, यहाँ पे बीटा को भी कर दीजिए। अगर मोनोक्लिनिक से आगे ट्राई क्लिनिक में जाए, कोई साइड बराबर नहीं है, कोई यहाँ पे एंगल भी 90 के बराबर नहीं था। अगर यहाँ ट्राइगोनल पे आएंगे, सभी साइड बराबर होगी, परंतु ए एंगल इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 के। ये एंगल बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। अगर हेक्सागोनल में देखें तो सभी साइड बराबर थी, सभी साइड अल्फा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, एक साइड बेटा अनइक्वल थी। उसी प्रकार से जो गामा एंगल था वो बेटा आपका आया था 120 का। तो यहाँ पे ये आपने बताया कि उनकी एक्सियल लेंथ पे और एक्सियल एंगल पे कैसे डिफरेंशिएट किया। तो 7 टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम आपने डिफाइन किया तो ऐसे था। एक बात है यहाँ पे, जो आपका यूनिट सेल थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 14 लैटिस होते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस यानी कि ब्रेवियस लैटिस का मतलब क्या हो गया, किसको आप ब्रेवियस लैटिस जो वर्ड देंगे। आपने कहा 7 यूनिट सेल corresponding to 14 lattice is known as ब्रेवियस लैटिस। यानी कि जो यूनिट सेल है बेटा, उनसे उनके कोरस्पॉन्डिंग बेटा 14 लैटिस प्रोड्यूस हुए, उनको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। देखो बेटा 7 टाइप की यूनिट सेल कौन सी थी, फिर से बताओ। सबसे पहले आपने कौन सी ली, क्यूबिक। दूसरी कैटेगरी कौन सी रखी बेटा, दैट इज टेट्राहेड्रल रखी थी क्या, दिस इज द टेट्राहेड्रल, नो दिस इज टेट्रागोनल। थर्ड टाइप कौन सी रखी बेटा, रोम्बिक। फोर्थ टाइप कौन सी रखी, फोर्थ टाइप इज मोनोक्लिनिक। फिर फिफ्थ टाइप कौन सी रखी, मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक बेटा 6 नंबर पे क्या रखा, दिस इज टेट्राहाइड्रल, जिसको रोम्बोहाइड्रल बोला, टेट्राहाइड्रल या रोम्बोहाइड्रल। एंड 7 इज हेक्सागोनल। देखो बेटा कैसे 14 होंगे, इन सब में बात ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिंपल तो हर किसी में होगा, आप ऐसे याद रखिएगा, सिंपल हर किसी में होगा। यानी कि इस 14 का डिस्ट्रीब्यूशन 7 के कोरस्पॉन्डिंग कैसे होगा, यहां पे मैंने उठा के सब में सिंपल रखा, किसी में किसी के कोरस्पॉन्डिंग बेटा एक ही रहेगा,
किसी के कोरस्पॉन्डिंग 3 रहेगा। जैसे इसमें सिंपल है, बीसीसी रहेगा और एफसीसी रहेगा। यानी कि इसमें एक तो सिंपल रहा बेटा, एक रहा बॉडी सेंटर्ड और थर्ड है फेस सेंटर्ड। देखो बेटा, इस क्यूबिक के अंदर इसके कोरस्पॉन्डिंग बेटा 3 यूनिट सेल हुई। अगर यहां पे टेट्रागनल पे चलें तो टेट्रागनल पे 2 रहेंगी, एक सिंपल बताया मैंने एंड अदर इज बॉडी सेंटर्ड। दूसरा मैंने कहा बॉडी सेंटर्ड। हाँ, रोम्बिक है, रोम्बिक में यहां पे 4 रहेंगी, सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, ये बॉडी सेंटर्ड रहेगी, फेस सेंटर्ड रहेगा और एंड सेंटर्ड रहेगा। यहां पे एंड सेंटर्ड जो हमारा मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में केवल आप 2 रखेंगे, सिंपल और एंड सेंटर्ड। बेटा ये तीनों जो मैंने रखी हुई हैं, इन तीनों में केवल मात्र सिंपल रहेगी। तो देखो 14 कैसे हुआ, यहां पे बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये 3 रहा, इसके कोरस्पॉन्डिंग है बेटा 2 रहा, 5, ये 4 रहा इसके कोरस्पॉन्डिंग थर्ड के 9 बेटा, यहां पे 2 इसके कोरस्पॉन्डिंग 11 और यहां से 3 ये रहा। तो आपने कहा जो 14 लैटिस कोरस्पॉन्डिंग टू 7 यूनिट सेल इज नोन एज ब्रेवियस लैटिस। तो माय डियर, यहां पे आपने यूनिट सेल ली, फिर आपने ब्रेवियस लैटिस के बारे में डिस्कस किया। तो कल यहां पे इन पे बेस्ड आपकी 2 एक्सरसाइज बनेगी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की, तो उसको डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें फर्स्ट डे से, देन वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।